हेलो स्टूडेंट्स, सीजी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 8 जैविक प्रक्रियाएं, नियंत्रण एवं समन्वय। है ना, आपने जान रहे हैं कि हमारा जो भी बॉडी रहता है उसमें बहुत सारी जैविक प्रक्रियाएं होती रहती है ना। तो जैविक प्रक्रियाएं होती है तो बहुत सारे काम भी होते होंगे, तो वो सारे काम को मिलजुल कर करना है ना, उसे नियंत्रण करना कैसे होता है, एक दूसरे से मिलजुल के कैसे वो काम करते हैं, हम इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम मोस्टली क्या पढ़ेंगे, तंत्रिकाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे है जो हमारा संदेश है ना। जैसे कि अगर आपको क्या बोलते हैं कोई पत्थर मार रहा है तो आपको पता कैसे चलता है, क्योंकि आपका संवेदना रहता है ना, आपके सेंस ऑर्गन रहते हैं, संवेदी अंग रहते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आपके मस्तिष्क के आपके क्या बोलते हैं मांसपेशियाँ, फिर आपके हाथ हो, ये सारी चीज़ें क्या बोलते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैविक प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, नियंत्रण मतलब होता है कंट्रोल, एवं एंड समन्वय मतलब होता है कोऑर्डिनेशन मतलब होता है कि आपका एक साथ काम करना। तो चलिए ये क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जैविक प्रक्रियाएं तो होती हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, अगर वो पौधे में भी होता है और मनुष्य में भी होता है। आपने ये तो नोटिस किया होगा है ना, इससे पहले चैप्टर में ही हमने पढ़ा था कि क्या होता है जब हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो क्षण भर के लिए क्या हो जाती है, हमारी जो सांस रुक जाती है ना। जब हम भोजन क्या बोलते हैं भोजन हमारे आहार नली में क्या होता है पचता है, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो पदार्थ है वो क्या होते हैं, स्राव होती है उसका, कुछ का क्या होता है अवशोषण होता है ना। कोई आपको कोई क्या बोलते हैं अचानक से मच्छर आ रहा है तो आप उसको मारते हैं, या फिर आपको कोई मार रहा है तो आप हट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी संवेदी अंग आपको क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं है ना। तो ये भी सारी चीज़ें क्या है, इसको नियंत्रण कौन कर रहा है। अगर हम पौधे की बात करते हैं तो हम देखेंगे क्या छुई मुई पौधा आप जान रहे हैं, और जिसे आप पत्ती को टच करते हैं तो क्या हो जाता है, वो सारा क्या हो जाता है, मुरझा जाता है ना। और क्या बोलते हैं पत्तियों में क्या रहता है, आपका रंध्र स्टोमेटा पाया जाता है, जो क्या करता है, जो गैस है उसका आदान प्रदान काम करता है। तो इसे भी नियंत्रण कौन करता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में, और इसी में हम क्या करेंगे आज विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, सभी जीवों में प्रक्रियाएं स्वतः चल रही हो या एक प्रक्रिया के चलते रहने से दूसरे को बंद होना हो। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि जीवों में कुछ ना कुछ प्रक्रिया चलती ही रहती है। जैसे मैं अभी बात करूँ तो भी मैं सांस ले ही रही हूँ है ना, भोजन क्या हो रहा है, पच ही रहा है। तो ये क्या है जो आपका स्वतः चल ही रही है, कुछ ना कुछ प्रक्रिया यहाँ पर चल ही रही है। ठीक है, एक प्रक्रिया तो चल नहीं रही है, बहुत सारी प्रक्रिया चल रही होती है। तो अगर एक प्रक्रिया के चलते रहने से दूसरे का बंद होना हो, ठीक है, तो कैसे होगा, क्या होगा, उसको इन्फॉर्म कौन करेगा, है ना। सूचनाओं का आगमन होता रहता है, तो यहाँ पर एक का बंद होना, दूसरे का चालू होना, ये सारे क्या होते हैं, सूचना आपको कोई ना कोई देगा है ना, किसी ना किसी से तो आपको पता चल ही रहा है। तो आखिर वो सूचना का देने का काम कौन करता है। इनके लिए जीवों के शरीर में कुछ व्यवस्थाएं होती है। तो सूचना देना, लेना, प्रतिक्रिया करना, उसके लिए क्या होती है, व्यवस्थाएं होती हैं, जिससे किसी निश्चित समय में क्रिया संपन्न होती है। और इसी सूचनाओं को लेकर क्या होता है, जो भी क्रियाएं होती हैं एक निश्चित समय में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, संपन्न हो जाती हैं। ठीक है, आइए इन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जो सूचना लेना, देना, प्रतिक्रिया करना, इसी के बारे में हम मोस्टली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, इसका अध्ययन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या, मनुष्य में सूचनाओं का संचार एवं व्यवस्था। तो हम देखेंगे जो मनुष्य में जो सूचना होती है, सूचना मतलब कि मैसेज है ना, का संचार कैसे होता है, उसकी व्यवस्था कैसे होती है। तो आइए हमारे शरीर में सूचनाओं के संचार के बारे में अध्ययन करने के लिए एक क्रियाकलाप करें। तो हम कैसे इसे अच्छे से समझ सकते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा कि किस प्रकार से हमको सूचना मिलती है और व्यवस्था होती है। तो क्रियाकलाप के लिए हमको क्या चाहिए, एक स्केल चाहिए। ठीक है, और आपको एक पार्टनर की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए, आप ऐसा एक हाथ में क्या करेंगे, स्केल को इस प्रकार से पकड़ेंगे और अपने साथी को बोलेंगे कि वो क्या रहे, इस प्रकार से पकड़े। ठीक है, इस प्रकार से पकड़े रहेंगे और फिर आप उसको बोलेंगे कि वो क्या करे, वो स्केल को छोड़े। जब वो स्केल को छोड़ेगा तो आपको वो बोलना है कि वो क्या करे, बोले कि मैं स्केल छोड़ रहा हूँ। जब वो स्केल को छोड़ेगा तो आपको ट्राई करना है कि आप वो स्केल को पकड़ ले। ठीक है, तो अब जब ये क्रियाकलाप आप करेंगे है ना, आप देख सकते हैं कि आपने ये जो आपका हाथ है वो क्या है, इसके नीचे सिरे पे क्या हुआ है, आपने रखा हुआ है ना। फिर वो छोड़ेगा तो आपको नोटिस करना है कि आपने क्या नीचे सिरे पे ही आपको क्या बोलते हैं छूट गया।
पकड़ लिया आपने, या फिर आप छोड़ दिए, या तो फिर मिडिल में पकड़े, या फिर ऊपर तक आधे तक पकड़े। ठीक है, तो यहाँ से इससे क्या बोलते हैं, कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जब आप ये क्रियाकलाप करेंगे तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि क्या आप छड़ी के निचले छोर को जो आपकी उंगलियों के बीच था पकड़ पाए। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया है, जैसे यहाँ पर आपने पकड़ा हुआ, जैसे ही छोड़ा क्या तुरंत ही आपने ऐसे पकड़ लिया। ठीक है, तो आप मोस्टली नोटिस करेंगे तुरंत आपने नहीं पकड़ा, थोड़ा सा समय लगा, जिसके वजह से वो आप थोड़ा सा ऊपर को पकड़ेंगे। ठीक है, फिर यदि नहीं तो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि आपको समझने और सुनने में क्या हो गया, थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसके वजह से आप उसको ना पकड़ के थोड़ा सा ऊपर पकड़े हैं। आपको कैसे पता चला कि छड़ी गिरने वाली है, आपको पता कैसे चलेगा कि छड़ी गिरने वाली है। सबसे पहले आपका दोस्त बोलेगा कि मैं छोड़ रहा हूँ, तो आपने वो सुना है, आप देख भी रहे हैं कि वो क्या हो रहा है, छड़ी गिर रही है, मतलब स्केल क्या हो रही है, गिर रही है, जिससे आपको पता चला कि छड़ी गिरने वाली है। आपने सुना भी है, आपने देखा भी है। छड़ी को पकड़ने में शरीर का कौन सा अंग शामिल था। अब आपको पूछा जा रहा है कि आपका कौन सा अंग शामिल था उसको पकड़ने में, तो आपने पकड़ा किससे है, हाथ में, तो कौन सा अंग शामिल है आपका शरीर का, हाथ। ठीक है, इस अंग के अलावा इस प्रक्रिया में शरीर के और कौन कौन से अंगों की भूमिका रही होगी, सोचकर लिखिए। तो आप हाथ से तो पकड़ लिए, और क्या क्या आपका सहायता दिया होगा, आपने कानों से सुना है, आपने आंखों से देखा है, आपने हाथ से पकड़ा है, और हाथ कब काम आता है, आपका मांसपेशियां है ना, उसके साथ आपका क्या बोलते हैं, मस्तिष्क, आपका क्या बोलते हैं, मेरुज्जू है ना, मेरुज्जू मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड। हम इसको और आगे देखेंगे तो वो आपको क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप जब क्रियाकलाप करेंगे तो ये आराम से आप उसके उत्तर आप दे पाएंगे, और जो मैंने अभी समझाया वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे क्या करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक सबसे पहले डील करेंगे कि सूचनाओं के संचार से संबंधित अंगों के बारे में हमें कैसे पता चला। ठीक है, कि सबसे पहले तो जो हमारा सूचनाओं का संचार होता है ना, एक से दूसरे जगह पहुँचना, मतलब एक अंग से दूसरे अंग भी, जैसे कि आपने कान से सुना, आँख से देखा, तो आपने तो आँख और कान से सुना, तो हाथ ने पकड़ा है, तो इसका संचार कैसे हुआ। ठीक है, तो कब पता चला, कैसे पता चला, उसके बारे में हम थोड़ा सा हिस्ट्री यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जैसे कि हमने क्रियाकलाप आप एक में हाथ, आँख, कान जैसे अंगों के अलावा, ठीक है, हमने तो यहाँ पहले ही देख लिया था कि आँख, कान और हमारा हाथ काम कर रहा है। अब अलावा उसके अलावा भी हमारा मस्तिष्क, मेरुज्जू एवं तंत्रिकाओं की भी भूमिका है। तो इसमें हमारा जो संचार किससे मिलेगा हमको, मस्तिष्क से, दिमाग से, ब्रेन से, मेरुज्जू जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, तंत्रिकाओं है ना, आपका जो नर्व्स है ना, तंत्रिकाओं मतलब कि नर्व सेल, आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा था है ना नर्व सेल के बारे में, तो वो नर्व सेल का भी क्या होता है यहाँ पर अहम भूमिका होता है। इन अंगों और उनके कार्यों के बारे में हजारों साल से अध्ययन हो रहा है, और ये सारे जो मस्तिष्क है, मेरुज्जू है, तंत्रिकाएं हैं, उनके जो कार्य हैं और वो किस प्रकार की व्यवस्था रखते हैं, उसके बारे में वो क्या हो रहा है, हजारों साल हो गया, वो उसका अभी भी अध्ययन चल रहा है। ठीक है, हमारे देश में सुश्रुत नामक चिकित्सक ने लगभग 3000 साल पहले शरीर के कार्यों के नियंत्रण में मस्तिष्क की भूमिका को अहम माना था। ठीक है, तो 3 साल पहले जो हमारे चिकित्सक थे उन्होंने ये बताया कि क्या बोलते हैं, जो भी हमारा संचार हो रहा है, ठीक है, शरीर के कार्य में जो नियंत्रण होता है उसका भूमिका, सबसे अहम भूमिका किसका रहता है, मस्तिष्क का रहता है, ब्रेन का रहता है, उनका ऐसा मानना था। उनके इलाज की प्रक्रिया में मस्तिष्क के दर्द निवारण से लेकर संवेदनहीन अंगों को यथास्थिति में लाना भी शामिल था। ठीक है, तो जब वो क्या करते थे, जब वो इलाज करते थे, अब वो क्या है, चिकित्सक हैं, तो क्या कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो उनके इलाज में क्या थे, मस्तिष्क के दर्द है ना, मतलब कि जो ब्रेन में जो हेडेक वगैरह होता है उसका निवारण से लेकर संवेदनहीन अंगों है ना, संवेदनहीन अंगों को यथास्थिति में लाना भी शामिल था। जैसे कि आज भी आयुर्वेद में संवेदी अंग और उनसे जुड़े इलाज में सुसूत्र के तरीके को अपनाया जाता है। अगर आज भी देखेंगे जो आयुर्वेद है ना, उस टाइम का जो इलाज होता था वो आज भी क्या होता है, यहाँ पर शामिल होता है। ठीक है, सुसूत्र के लगभग 500 साल बाद ग्रीस के चिकित्सकों ने संवेदनाओं के आगमन में मस्तिष्क के साथ साथ मेरुज्जू और तंत्रिकाओं की भूमिका को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना।
महत्वपूर्ण माना। तो इसमें क्या था, सबसे पहले आए सुसूत्र, उन्होंने बोला कि मस्तिष्क का महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं अहम भूमिका होता है। फिर उसके 500 साल बाद कौन आए, आपके ग्रीस के चिकित्सक का आए, उन्होंने बोला कि ठीक है मस्तिष्क का तो भूमिका होता ही है, साथ में मेरुरज्जु और आपका जो इस क्या बोलते हैं तंत्रिका होती है उनका भी क्या होता है अहम भूमिका होता है। उस समय तंत्रिकाओं के बारे में यह समझा जाता था कि ये मस्तिष्क से निकलने वाली संरचनाएं हैं जो शरीर में संवेदनाओं को ग्रहण करने और शरीर को गति प्रदान करने का कार्य करती है। तो उस समय क्या माना जाता था, ठीक है ये जो आपका मेरुरज्जु हैं, जो तंत्रिकाएं हैं वो क्या होती हैं मस्तिष्क से निकलती हैं, उनकी संरचनाएं हैं और उनका कार्य क्या रहता है, जो भी संवेदना होती है, जो भी मैसेज होती है उसको ग्रहण करना और फिर उसको गति प्रदान करना, यही उसका क्या होता है काम होता है तंत्रिकाओं का, ऐसा मानना था। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमारे 3000 साल पहले सुसूत्र, फिर उसके बाद 500 साल बाद ग्रीक क्या बोलते हैं चिकित्सा, उन्हें क्या किया था मस्तिष्क तंत्रिकाओं और मेरुरज्जु का महत्वपूर्ण बताया था, ठीक है महत्व बताया था। उन्हीं दिनों एक जाने माने ग्रीक चिकित्सक गैलन एक मरीज का इलाज कर रहे थे। तो उसी समय है ना कौन थे, ग्रीक के ही चिकित्सक थे जिनका नाम क्या था गैलन, वो क्या कर रहे थे एक मरीज का इलाज कर रहे थे। क्या इलाज कर रहे थे, उन्होंने देखा कि गले के पास चोट लगने से उस मरीज के हाथ की संवेदनाएं खत्म हो गई थी, ठीक है। उन्होंने देखा कि क्या हुआ, लगा कहाँ पर था उनका गले में, गले में लगने की वजह से क्या था जो हाथ में संवेदन था है ना, मतलब कि हिलडुल नहीं पा रहा था, वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। किंतु उसके उस हाथ में कार्य करने की सामान्य क्षमता थी, भले ही संवेदना खत्म हो जा रही थी है ना, आप मार रहे हो वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, पर उसमें अभी भी काम करने की क्षमता थी। इस अवलोकन के आधार पर गैलन का मानना था कि सूचनाओं के आगमन के दो मार्ग होते हैं, एक संवेदनाओं के लिए और दूसरा प्रतिक्रियाओं के लिए। गैलन का यह भी मानना था कि हमारे शरीर में संवेदनाओं और प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है, ठीक है। जब वो पेशेंट है ना एक मरीज का इलाज कर रहे थे तो उन्होंने देखा, उनका अवलोकन किया कि क्या बोलते हैं जो संवेदन है ना, जो मैसेज जाने का जो क्या है अलग रास्ता होता है और उससे जब प्रतिक्रिया होती है उसका भी अलग रास्ता होता है। इसीलिए क्या हो रहा था कि गले में चोट लगने की वजह से क्या है उसके में कार्य करने की क्षमता तो थी, लेकिन क्या हो रहा है वो उनको क्या कार्य करना है वो समझ नहीं आ रहा था, इसलिए क्या है उसका हाथ कार्य नहीं कर रहा था। उसमें क्षमता थी लेकिन वो प्रतिक्रिया करे उसके लिए जो रास्ता था वही बंद हो गया था। ये उन्होंने क्या किया अवलोकन किया था और साथ में ये भी बताया कि क्या बोलते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, आपका मस्तिष्क है ना। आप नॉर्मली आप देखोगे तो क्या होता है आपको चोट लगती है तो चोट लगी आपको पता कैसे चलता है, वो जाता है मस्तिष्क के बाद, ठीक है। फिर मस्तिष्क फिर आपको बताता है कि आपको क्या करना है, जैसे आपको मच्छर काट रहा है आपने देखा, ठीक है वो काट रहा है, वो मस्तिष्क पे जाएगा संवेदन, फिर वो मस्तिष्क आपको क्या करेगा हाथ को बोलेगा कि आपको मच्छर को मारना है। तो आप देख सकते हैं कि एक संवेदन जाने का रास्ता होता है और प्रतिक्रिया करने का फिर क्या होता है जो मार्ग होता है अलग अलग होता है, ठीक है। और इसमें उसको नियंत्रण कौन कर रहा है, भूमिका कौन निभा रहा है, आपका मस्तिष्क निभा रहा है। इसमें मेरुरज्जु सहायक होती है और यह सूचनाओं के आगमन का माध्यम होती है। तो मस्तिष्क तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही, साथ में जो मेरुरज्जु होते हैं वो एक सहायक का काम करते हैं है ना, उसमें क्या है एक माध्यम का काम वो करता है, कौन करता है मेरुरज्जु। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे क्या कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में किए गए शोध कार्यों में से पता चला कि शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण सिर्फ मस्तिष्क से ही नहीं मेरुरज्जु से भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से खोज हुई, पहले हमने देखा था कि मस्तिष्क भूमिका निभाता है, उसके बाद क्या बोलते हैं जो मेरुरज्जु है वो सहायक होता है, फिर बाद में पता चला कि मेरुरज्जु भी क्या करता है आपका भूमिका निभाता है, ठीक है। नियंत्रण करने में मस्तिष्क न होने पर भी शरीर की मांसपेशियों में संवेदनशीलता व गतिशीलता कुछ समय के लिए दिखाई देती है। अगर आपका मस्तिष्क शरीर से निकाल दिया जाए फिर भी आपके जो पूरे बॉडी के जो अंग है उसमें जो मांसपेशियां हैं उसमें कुछ कुछ संवेदनशीलता और गतिशीलता आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलकर कोशिकाओं के बारे में हुए शोध से मस्तिष्क और मेरुरज्जु में तंत्रिका कोशिकाओं की व्यवस्था, उनकी संरचना और कार्य के बारे में पता चला, ठीक है। फिर क्या
हो गया, धीरे धीरे और खोज होती गई और शोध होती गई उसके बारे में। फिर क्या पता चला कि आपका जो मस्तिष्क है, मेरुरज्जु में तंत्रिका कोशिकाएं है ना, नर्व सेल आपका पाई जाती हैं, और क्या बोलती है उनकी व्यवस्था कैसी होती है, उनकी संरचना कैसी होती है, और वो कार्य क्या करते हैं। कौन सा? तंत्रिका कोशिकाएं है ना, नर्व सेल है, उसकी व्यवस्था, उसकी संरचना और इसके कार्य के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी मिली। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिकों में से है ना, जो कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, हमने सेल थ्योरी पढ़ा हुआ है, तो सेल थ्योरी को कौन प्रतिपादित किया था? स्वान और गोल्गी का है ना की खोज करने वाले कैमिलो गोल्गी ने तंत्रिका कोशिकाओं का भी अध्ययन किया था। ठीक है, जो हमें सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत दिए थे कौन? स्वान। ठीक है, और कैमिलो गोल्गी, जो कैमिलो गोल्गी थे उन्होंने क्या खोज किया था? गोल्गी गाय। उन्होंने क्या बोलते हैं कोशिका सिद्धांत भी दिया था, साथ में जो तंत्रिका है ना, आपका क्या है तंत्रिकाएं कोशिकाएं नर्व सेल के बारे में भी बहुत सारे अध्ययन उन्होंने किए थे। ठीक है, कोशिकाओं में ही गोल्गी काय पहली बार देखा गया था। ठीक है, जो तंत्रिका है आपका आपका जो तंत्रिका कोशिका है, यहाँ पर छूट गया है, तंत्रिका कोशिकाएं है, उसी में ही हमको क्या देखने को मिला था? गोल्गी काय है ना, वहीं पर पहली बार देखने को मिला था। आपने कक्षा 9वीं में तंत्रिका कोशिकाओं और उनसे बनी जालनुमा संरचना या तंत्रिका ऊतक का चित्र दिया गया था, है ना। कक्षा 9वीं में थोड़ा सा आपने याद कीजिए कि आपने नर्व सेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर वहाँ पर देखा हुआ है। आइए तंत्रिका कोशिका की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर इतना? तो चलिए और हिस्ट्री देखते हैं। स्वान का अवलोकन था कि संवेदनाओं का वहन करने वाली तंत्रिकाओं पर वैसी कोशिकाएं पाई जाती है। इस अवलोकन के लगभग 2 दशक बाद तंत्रिका कोशिकाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो स्वान ने क्या किया था? उनके जो अवलोकन थे है ना, उन्होंने भी क्या किया था? तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया था। तो फिर उन्होंने अवलोकन किया कि जो संवेदनाओं का वहन करने वाली, जो क्या करती है, एक से दूसरे जगह क्या करती है, संवेदन को ले जाती है, जो तंत्रिकाएं हैं उसमें क्या रहती है? वसीय कोशिकाएं पाई जाती है ना। वसीय कोशिका मतलब कि क्या है? आपका मालिनसित पाई जाती है, मगर यह विवरण बहुत समय तक सर्वमान्य नहीं हो पाया क्योंकि इन कोशिकाओं का अवलोकन वैज्ञानिकों के लिए अत्यधिक चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने बता दिया था कि तंत्रिका कोशिकाओं में क्या होता है? वसीय क्या बोलते हैं आपका पाई जाती है, वसीय कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन वो सर्वमान्य नहीं था, उसे कोई मान ही नहीं रहा था क्योंकि उस टाइम पे वो शोध पूरी तरीके से कंप्लीट ही नहीं हुआ था और उसके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा क्या था? डिफ़िकल्ट था। क्यों डिफ़िकल्ट था? क्योंकि एक तरफ तो यह जालनुमा संरचनाओं के रूप में दिखाई देती है ना, जैसे आप जड़ देखेंगे, पेड़ों की जड़ देखेंगे तो वो कितना फैले हुए रहते हैं, वैसे ही जो क्या बोलते हैं आपका तंत्रिका है कोशिकाएं, वो भी क्या रहती है? पूरी बॉडी में जाल की तरह फैली होती है, तो उसे पढ़ना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, इनको पेशीय ऊतक से अलग करके देख पाना कठिन है और आपका जो मांसपेशी है ना, मतलब कि जो आपका मसल्स है वो पूरी तरह से उसमें क्या हुआ है? चिपका हुआ है। जैसे आप जड़ उठाओगे तो बहुत सारे आपके क्या हो जाते हैं? मिट्टी आ जाती है, वैसे ही क्या रहते हैं? पूरा जो क्या बोलते हैं तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं आपकी मसल्स में, आपकी पेशियां में बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? मिली हुई रहती हैं, एकदम घुसी हुई रहती है, तो उससे आप उसको अलग नहीं कर पाओगे। जब आप अलग ढंग से उस टाइम पे नहीं कर पाओगे तो आप कैसे उसे पढ़ोगे? ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे पता किया है ना। 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ और अभी तक के ये शोध क्या है? जारी है कि कैसे उसमें कुछ कुछ पाया जाता है। क्लियर इतना? अब हम क्या पढ़ेंगे? तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना। हम पहले देखेंगे कि तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था? 1910 में है ना, 1910 में क्या हुआ? अभिरंजक आपका आया, स्टैनिंग प्रोसेस आया, जिससे क्या हुआ? इसको और अच्छे से क्या हुआ? हमने स्टैन करके अवलोकन किया। तो जैसे पिछले बार जो हमारे पिछले साइंटिस्ट थे, चिकित्सक थे, उन्होंने जो जो बोला था उसकी पूरी अच्छी से पुष्टि हो गई। फिर 1930 में क्या हुआ? आपका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, जिसके वजह से क्या थे कि इनकी जो संरचनाएं हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं है ना, उसका जो कार्य है उसको जानने में और ज़्यादा क्या हुई? हमें
क्या बोलते हैं सफलता प्राप्त हुई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने की वजह से। फिर हमने देखा कि ये क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना, और ये क्या रहते हैं, गुच्छे की तरह पाए जाते हैं। उसमें आप देखेंगे कि एक न्यूक्लियस पाया जाता है, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है आपकी तंत्रिका कोशिकाएं में, और बहुत गोल्गिकाएं भी पाया जाता है, और अलग अलग क्या होते हैं, कोशिका अंग भी पाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसकी अगर हम विशेष बात करें तो विशेष बात करने में हमें यहाँ पता चलता है कि जो आपका क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली है, और जो क्या बोलते हैं कोशिका द्रव्य है, वो इस प्रकार से फैला हुआ है कि वो क्या बोलते हैं जल क्या बोलते हैं ट्री लाइट, है ना, जैसे कि क्या बोलते हैं पत्ते रहते हैं, ये आप देख सकते हैं उस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ये जो फैला हुआ है वो बेसिकली क्या है, आपका कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य है, जो क्या बोलते हैं ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। और एक क्या होता है, एक लंबा, है ना, ये जो आप देख रहे हैं वो क्या है, आपका लंबा जो दिखाई दे रहा है जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। जो सिंगुलर देखेंगे तो एक्सिस आप बोलेंगे, ठीक है, ये आप देखने को मिलेगा। और फिर वो जो एक्सॉन है वो छोटे छोटे देखिए इसमें क्या हो गया है, चेंज हो गया है, और वो पूरा किससे चिपका हुआ है, आपका पेशीय ऊतक से चिपका हुआ है, ठीक है। और आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं इसमें वस्या, अगर आप एक्सॉन की बात करते हैं तो वस्या क्या रहता है, आपका लेयर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, मालिन भित्ति कहते हैं, ठीक है। और वो एक्सॉन में इस तरीके से क्या हुआ है, लिपटा हुआ है इस टाइप से, और लिपटा तो हुआ है एक्सॉन में जो मालिन शीथ है, लेकिन उसमें कुछ कुछ क्या रहते हैं आपको देखने को मिल जाएंगे रिक्त स्थान, ठीक है। और यही रिक्त स्थान को आ से सो यहाँ पर किया गया है, क्लियर इतना। फिर स्वान ने क्या किया था, स्वान ने देखा जो ये मालिन शीथ है ना, जो ये वस्य लेयर है वो क्या है, आपका कोशिका का बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था इसमें खोज की थी, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, स्वान कोशिका रख दिया गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो स्ट्रक्चर है तंत्रिका कोशिकाएं की वो आपको समझ में आ गई होगी। इसमें देखना है कि अलग अलग टाइप का आपको तंत्रिका कोशिकाएं देखने को मिल जाएगी, गुच्छे में वो आपको मिलेगी, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, आपको गोल्गिकाएं पाया जाएगा, ठीक है। आपका जो कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य है वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में हो जाता है, एक लंबा एक्सॉन रहता है, एक्सॉन में मालिन शीथ मतलब कि जो क्या बोलते हैं फैटी लेयर वस्य क्या बोलते हैं बना रहता है, और उसमें क्या रहते हैं वो कोशिका का बना रहता है जिसे हम क्या कहते हैं स्वान कोशिका। और जो आपका ये है ना जो एक्सॉन है वो बहुत छोटी छोटी उसमें क्या रहता है आपका पेशी ऊतक में घुसा रहता है, ठीक है, उसे हम ये आपका क्या रहता है स्ट्रक्चर है। फिर अगर हम इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं, देखिए ये एक नर्व सेल है जो दूसरे नर्व सेल से क्या है जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक्सॉन ये देखिए डेंड्राइट से जुड़ा हुआ है, और इसके बीच आपका क्या होता है साइनेप्स होता है, जिससे हम देखेंगे कि आखिर साइनेप्स क्या होता है, ठीक है। फिर आता है मालिन भित्ति रहित एक्सॉन, ठीक है। तो ये क्या ज़रूरी नहीं है कि आपका क्या हर एक एक्सॉन में क्या रहेगा आपका क्या बोलते हैं आपका मालिन भित्ति मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कुछ एक्सॉन ऐसे भी हैं जिसमें क्या बोलते हैं मालिन भित्ति नहीं है, तो आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के आपको तंत्रिका कोशिकाएं देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो इसमें है आपका क्या आप जानते हैं दिया हुआ है, तंत्रिकाओं के विवरण के लिए वैज्ञानिक कैमिलो गोल्गी और रेमन कजाल को 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। तंत्रिकाओं के विवरण के लिए दो जो थे आपके साइंटिस्ट उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। कब मिला, 1906 में। उनका विवरण 1850 के दशक में रॉबर्ट रिमार्क द्वारा दिए गए विवरण जैसे ही था, ठीक है। अगर हम उसका विवरण देखते हैं तो वो किसके जैसे था, आपका 1850 में जो रॉबर्ट रिमार्क ने दिया था वैसे ही था, ठीक है। उन दिनों रिमार्क का विवरण किसी ने नहीं माना, और जब 1850 में जब रिमार्क द्वारा दिया गया था ये विवरण तो कभी उन्होंने नहीं माना, ठीक है। लेकिन बाद में जब दो साइंटिस्ट आए 1906 में वही विवरण दिया तो उन्हें क्या दिया गया, आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो चलिए, मालिन भित्ति से सूचनाओं के संचार को गति, एक्सॉन को सहारा और सुरक्षा एवं कई प्रकार एक्शन का गुच्छा बनने में सहायता मिलती है। अगर हम मालिन भित्ति की बात करते हैं, ठीक है, मालिन भित्ति से सूचनाओं के संचार को गति, ठीक है, एक्सॉन में रहता है उसके बाहर में, तो उसका काम क्या रहता है, उसका जो संचार का गति रहता है उसको सहारा देता है, उसको सुरक्षा भी देता है, और कई एक्सॉन का गुच्छा बनाने में सहायता भी देता है ना, वो गुच्छा में रहता है जैसे हमने पहले ही पढ़ा था। मस्तिष्क व मेरुज्जु से शुरू होने वाली
तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचते हैं, ठीक है। और जो मस्तिष्क और मेरुज्जु से क्या होते हैं, जो तंत्रिका कोशिका स्टार्ट होते हैं वो पूरे हमारे क्या होते हैं, पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, जो मस्तिष्क से निकलते निकलते इतने लंबे भी होते हैं आपके क्या बोलते हैं तंत्रिका कोशिकाएं, कि आपका जो पैर है ना, के अंगूठे तक के भी रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ क्या बोलते हैं कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका आपके हाइट के जितना ही होते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, ये क्या है, आपका ब्रेन है, ये आपका क्या है, मस्तिष्क है। और मस्तिष्क से जुड़ा हुआ क्या है आपका, ये है ना, ये पूरा इतना दूर तक ये फैला हुआ है हिप तक के, जिसे हम क्या कहते हैं, मेरुज्जु, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। और ये दोनों ही क्या रहते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निकालते हैं आपके संवेदनशीलता के संचार में। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि ऐसे लंबे एक्सॉन वाली तंत्रिका कोशिकाओं का केंद्रक वाला सिरा कहाँ होगा। तो हमने पढ़ा है कि क्या होता है कि मस्तिष्क से निकला हुआ है, पूरा आपके पैरों तक के बिखरा हुआ है, तो उसका जो सिरा है केंद्रक वाला वो कहाँ पर होगा, तो मस्तिष्क में हो सकता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है, ठीक है। मस्तिष्क या मेरुज्जु की सुरक्षा के लिए हमारे शरीर में और कौन से अंग है, तो यह क्या है, हमारा तो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। हमको पता है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो क्या है, स्कल है ना, बहुत ही कठोर स्कल से क्या है, सुरक्षित है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या रहता है आपका, डर्मल टिश्यूज यानी कि होता है आपका त्वचा ऊतक से क्या होता है, ढकाया हुआ रहता है। चलिए देखते हैं कि और क्या क्या अंग हमारा क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करने में सहायक रहते हैं। तंत्रिकाओं के अलावा हमारे मस्तिष्क व मेरुज्जु में रक्त की नलिकाएं एवं तंत्रिकों को सुरक्षित रखने वाली कई अन्य कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो अगर हम तंत्रिकाओं की बात को छोड़ के है ना, अलावा हमारे मस्तिष्क व मेरुज्जु में कौन कौन सी रहेगी, उसमें साथ में क्या चलती रहती है आपकी, रक्त की नलिकाएं, है ना। हमने जस्ट उसके पहले चैप्टर में पढ़ा था, क्या बोलते हैं, रक्त की नलिकाएं रहती हैं, ब्लड वेजल्स रहते हैं। तंत्रिकाओं को सुरक्षित रखने के लिए और भी कई सारे क्या होते हैं, कोशिकाएं वहाँ पर पाई जाती हैं। यह समस्त संरचनाएं त्वचा ऊतक से लिपटी हुई होती हैं। और ये जो आपका रक्त नलिकाएं हो गई, आपका तंत्रिकाएं कोशिकाएं होगी, या फिर अन्य जो हैं वो सारे किससे रहते हैं, आपके त्वचा, है ना, मतलब कि यहाँ पर है, त्वचा ऊतक से क्या रहती है, पूरी तरह से लिपटी हुई रहती है और इसे क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इन पर भी अस्थियों से बने कवच, ठीक है, इसके ऊपर भी क्या रहता है, अस्थियों, बोन से क्या होते हैं, कवच रहते हैं, जैसे खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी के रूप में, है ना, उसे बचाने के लिए। ये मस्तिष्क व मेरुज्जु की तंत्रिकाएं सुरक्षित रखती हैं। और इनका काम क्या रहता है, जो मेरुज्जु है और मस्तिष्क की जो तंत्रिकाएं हैं, है ना, उसकी जो कोशिकाएं रहती है उसे सुरक्षित रखने का काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई डाउट नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। सूचनाएं तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका एवं मांसपेशियों के बीच के संपर्क के स्थानों से होते हुए प्रसारित होती है। ऐसे संपर्क स्थानों को साइनेप्स कहा जाता है, ठीक है। जो सूचनाएं हैं, जो भी आपको मैसेज मिल रहे हैं, वो तो या तो फिर तंत्रिका तथा तंत्रिका एवं मांसपेशियों, या तो फिर तंत्रिका नर्व सेल से करता है, या तो फिर तंत्रिका से मांसपेशियों तक करता है ना। ये वो क्या करता है आपका सूचना को देने का काम करता है, कि बीच संपर्क के स्थानों में होते हुए प्रसारित होती है, ठीक है। तो अब नर्व दे रहा है या फिर नर्व मांसपेशियां दे रहा है, इन दोनों के बीच क्या होता है, संपर्क होता है। और जो वो प्रसारित होती है, ऐसे संपर्क स्थानों को, जिस स्थान से वो गुजरते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स का अर्थ होता है जुड़ना, बट अगर आप देखेंगे तो सिनेप्स का अर्थ यहाँ पर जुड़ना नहीं होता, बल्कि दो नर्व, दो मांसपेशियों के बीच जो रिक्त स्थान रहता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं, जैसे हमने वो चित्र में देखा हुआ था, ठीक है। अब देखेंगे जो सूचनाएं हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, आपके तंत्रिका कोशिकाओं से वो गुजरते हैं, है ना। बेसिकली वो रासायनिक पदार्थ के द्वारा आपका क्या होते हैं, सूचनाएं को एक से दूसरे नर्व पे या दूसरे क्या बोलते हैं मांसपेशियों पे पहुंचाते हैं, या तो फिर क्या होता है विद्युत सूचक के रूप में भी क्या होते हैं, आपकी सूचनाएं क्या होती हैं, एक से दूसरे नर्व या दूसरे मांसपेशियों तक जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आपको ध्यान देना है, ये सिनेप्स क्या होता है, क्लियर इतना। फिर अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, संवेदी अंग और तंत्रिकाएं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर में हमारे पास क्या क्या संवेदी अंग है।
आपने मोस्टली 5 पढ़े होंगे संवेदी अंग, आँख, नाक, कान, टेस्ट और आपका क्या फील, स्किन, है ना, टच। ये सारे क्या होते हैं आपके संवेदी अंग, आपको देखने को आपने छोटे कक्षाओं में पढ़ा होगा। हम कई प्रकार की बाह्य और आंतरिक संवेदनाओं को महसूस कर पाते हैं, जैसे ताप, ध्वनि, स्वाद, प्रकाश, दाब, गंध आदि। अगर हम बोले बाह्य, बाहर का भी, आंतरिक, अंदर का भी, हम बहुत सारे क्या होते हैं संवेदनाओं को, है ना, महसूस कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया आपका ताप, गर्म है, ठंडा है, ध्वनि, कम आवाज़, ज़्यादा आवाज़, स्वाद, खट्टा, मीठा, प्रकाश, ज़्यादा धूप है, कम धूप है, दाब, ज़्यादा दबाव हो रहा है, ठीक है, गंध, गंदा है, अच्छा है। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ये सारी संवेदनाएं हैं जो हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हमारे शरीर में इन संवेदनाओं के लिए कौन कौन से अंग हैं? जैसे ताप के लिए हमारा स्किन हो जा रहा है, त्वचा, ध्वनि के लिए कान, स्वाद के लिए आपका क्या, माउथ, है ना, प्रकाश के लिए आँख, दाब के लिए भी आपका क्या रहेगा, आपका स्किन होगा, गंध के लिए आपका नोज, ठीक है। तो ये सारे आपका जो है अलग अलग अंग आपको दिए गए हैं, ठीक। हमारे संवेदी अंग जैसे त्वचा, कान, नाक, आँख, जीभ आदि के अलावा भी शरीर के अंदर की मांसपेशियों में संवेदनाएं ग्रहण करने की क्षमता होती है। ये तो बाह्य अंग है जो बाहर की चीज़ों को करते हैं, लेकिन अंदर में भी ऐसे बहुत सारे मांसपेशियां होती हैं जो क्या करती हैं, संवेदनाओं को क्या कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, ग्रहण कर सकती हैं। हमारी त्वचा में ही ठंड, गर्म, स्पर्श, दबाव, दर्द जैसे तरह तरह की संवेदनाओं को अनुभव करने की क्षमता है। हमारी त्वचा की बात करते हैं क्योंकि वो बाहर में है, तो चाहे ठंड हो, गर्म हो, कौन स्पर्श कर रहा है, दबाव कितना है, दर्द अगर हो रहा है, तो वो सारे क्या होते हैं, त्वचा में ही हमको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे सभी संवेदी अंगों में विशेष प्रकार की संवेदी कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए सब अलग अलग है ना। आँख के लिए अलग क्या बोलते हैं दिया हुआ है संवेदी, है ना, आप सिर्फ क्या देखने वाला करेंगे, कान के लिए सुनने वाला, और सभी के लिए क्या होते हैं, संवेदी कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। यह संवेदी कोशिकाएं, यह जो तो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, या तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन के अंतिम छोर, या तो ये जो संवेदी कोशिकाएं हैं, है ना, हमने देख लिया है कि सभी संवेदी अंग के लिए अलग अलग कोशिकाएं हैं। तो ये जो सारी संवेदी कोशिकाएं होती हैं, या तो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, नर्व सेल है, या तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन, है ना, हमने एक्सॉन पढ़ा था, जो उसका अंतिम छोर है वो होता है, ठीक है। इन कोशिकाओं के एक्सॉन का या तो अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के डेंड्रॉइड से या सीधा मेरज्जु या मस्तिष्क की तंत्रिकाओं से सिनेप्स स्थापित होता है। अगर हम सिनेप्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मस्तिष्क से होगा, या फिर आपका मेरज्जु से होगा, या तो फिर आपका डेंड्रॉइड से होगा, या तो फिर आपके एक्सॉन का जो अंतिम छोर है उससे क्या होता है, वो आपको सिनेप्स मिलता है। क्लियर इतना। और सिनेप्स क्या होता है, नर्व सेल या नर्व मांसपेशियों से जो प्रसारित होता है आपका सूचनाएं, उसे ही हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्लियर इतना। तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया होगा। जैसे कि उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए हमारी आंखों के पर्दों, है ना, पर्दों पर प्रकाश संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, है ना। अब हमारी आँख की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, देखने का काम करती है, तो हमारे पास प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं कोशिकाएं हैं। इनका अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के डेंड्राइड से सिनेप्सिस होता है। और क्या होता है, जो डेंड्राइड होता है ना, हमने देखा जो इस टाइप का देखने को मिल रहा था, उसी से क्या होता है, सिनेप्स हमको मिलता है, जानकारी उसी से मिलती है। जिनके एक्सॉन का गुच्छा मस्तिष्क तक पहुंचता है, और उसका जो गुच्छा रहता है एक्सॉन का, है ना, एक्सॉन का गुच्छा कहाँ पर जाता है, मस्तिष्क तक जाता है। हमारे नाक में गंध के प्रति संवेदी संरचनाएं मस्तिष्क से चलने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन के अंतिम छोर हैं, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, आँख की बात कर रहे हैं, तो डेंड्रॉइड से लेके मस्तिष्क, उसके एक्सॉन मस्तिष्क तक जाएंगे। गंध की बात करते हैं तो जो संवेदी संरचनाएं होती हैं मस्तिष्क में जो चलने वाली जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं हैं, है ना, जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं के जो एक्सॉन के अंतिम छोर, ठीक, एक्सॉन के अंतिम छोर हमने देखा था कुछ इस प्रकार से था, उस टाइप का क्या रहेगा आपका जाएगा। इन सभी व्यवस्थाओं के चलते हमारे शरीर के संवेदनाएं ग्रहण करने वाले अंगों का कार्य मिलजुल कर होता है ना। तो जो भी आपकी व्यवस्थाएं ऐसा किया गया है कि आपको जो भी संवेदना का ग्रहण है वो आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। ग्रहण, उदाहरण के लिए भोजन के स्वादिष्ट होने का एहसास तभी होता है जब हम भोजन की गंध को भी महसूस कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पास कैसे बोला गया है, एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया गया है कि अगर आप
खुशबू लेते हैं तो उसका जो खाने का जो स्वाद है वो ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये कैसे संभव है उसको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो चलिए क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप में आपको करना क्या है, आपको एक सौंफ लेना है, थोड़ा सा सौंफ खाना है पहले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, देखना है कि कैसा आपको लगा। फिर उसके बाद आपको मुँह धो लेना है। फिर मुँह धोने के बाद क्या करना है, आपको फिर से सौंफ खाना है, बट इस बार क्या करना है, नाक को बंद कर लेना है और फिर सौंफ खाना है, ठीक है। तो अब ये जो क्रियाकलाप करने के बाद आपको यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न क्या दिया है आपका, आप थोड़ी सी सौंफ खाइए, अब मुंह धोकर अपनी नाक बंद करके फिर से सौंफ खाइए, क्या दोनों स्थितियों में स्वाद एक जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि दोनों स्थितियों में आपको सेम लगा, जब आपने नाक खुला करके भी खाया और नाक बंद करके खाया। तो आप देख सकते हैं कि दोनों स्थितियों में क्या रहेगा, आपको स्वाद अलग आएगा। तो अब क्वेश्चन आपसे किया गया है कि यदि अंतर है तो ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। अंतर इसलिए हुआ होगा क्योंकि जब आपने नाक खुली रख के खाई तो आपको सौंफ का क्या आया, गंध आया, जिससे स्वाद अलग हो गया। दूसरी बार में आपने क्या किया, नाक को बंद कर लिया, जिसकी वजह से क्या हो गई, गंध नहीं आई और जिसकी वजह से स्वाद क्या हो गया, उसका बंद हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।